हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 31 दिसंबर है और आज हम 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहले हम 31 दिसंबर का इतिहास जान लेते हैं। तो आज के ही दिन 1492 में 1 लाख ज्यूस जो थे, आपके ज्यूस मतलब जो पारसी धर्म को मानने वाले होते हैं, इनको इटली से निष्कासित कर दिया गया था, वहाँ से निकाल दिया गया था। और ये जो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्यूस का उस समय मतलब बहुत सारे देशों से इनको निकाला जा रहा था और उसमें एक अकेला देश था जहाँ इसको आश्रय मतलब जिसका ये देश बना था, वो था इजराइल। इजराइल मुख्यतः जो आपका पारसी लोगों का देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ज्यूस रहते हैं। उसके अलावा 1600 में आज के ही दिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में इस्टेब्लिश की गई थी। पूछा भी जाता है कि अंग्रेज भारत में कब आए थे, तो 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 1600 के लगभग ही आई थी भारत में। उसके अलावा 1929 में कांग्रेस जो वर्कर अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1929 अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था कांग्रेस का, उसमें की गई थी। उसके अलावा 1964 में यूनाइटेड स्टेट ने इसको इंडोनेशिया को बाहर कर दिया था अपने संघ से। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंडोनेशिया को कब बाहर किया था? 1964। इसके अलावा देखते हैं तो 1983 में ब्रुनेई जो था आपका वो ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था। और ब्रुनेई कहाँ पर है आपका? ब्रुनेई आपका जो इंडोनेशिया के ऊपर जो पार्ट आता है, जो आपका मलेशिया का भाग है ना, जो साउथ वाला भाग है मलेशिया का जो पूर्वी भाग है, उसमें ब्रुनेई आपका स्थित है। उसके अलावा 1984 में आज के ही दिन राजीव गांधी भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर बने थे 40 साल की अवस्था में, और उस समय इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। उसके अलावा 1997 में जो मोहम्मद रफ़ीक थे आपके, मोहम्मद रफ़ीक तरार, ये पाकिस्तान के 9वें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुने गए थे। और 1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ था आपका 814, इसको हाईजैक कर लिया गया था। इसमें कुछ मिलिटेंट थे पाकिस्तान के, मतलब उसमें उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया था और इसको घुमाते हुए इंडियन आर्मी के रीजन से, फिर पाकिस्तान के रीजन से घुमाते हुए इसको कांधार जो आपका एयरपोर्ट है अफगानिस्तान में, वहाँ पर इसको लैंड कराया गया था। और भारत सरकार से डिमांड की गई थी कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, और उस समय भारत ने कुछ 3 आतंकवादी से जो बहुत मतलब खतरनाक थे लोगों की जान बचाने के लिए भारतीय जो डिप्लोमेट थे अफगानिस्तान में जाकर के उन आतंकवादियों को छोड़ा था। और उस समय उसमें से लगभग 176 पैसेंजर थे टोटल, जिसमें से 27 को पहले इन्होंने आपका उतार दिया था, आपका दुबई में उतार दिया था, लेकिन बाकी के जो बचे थे 155, इनको जब 3 आतंकवादी को रिलीज किया गया था इंडिया के द्वारा, उसके बाद इन्होंने 7 दिन के बाद जो बचे थे आपके हॉस्टेजेस उनको छोड़ा था। तो ये घटना थी बहुत, मतलब उस समय चर्चा में रही थी। 1999 में आज के ही दिन इसको हाईजैक किया गया था। देखते हैं हम, पहला प्रश्न आज का है, हाल में ही दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। आपको ये बताना है वे किस देश से थे। तो सबसे पहले नाम और याद होना चाहिए पेले, और ये फुटबॉलर रहे हैं और किस देश के हैं। ऑप्शन है आपके फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर ब्राजील। प्रश्न का सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील के ये फुटबॉलर रहे हैं। तो ये जो आपके फोटो में दिख रहे हैं ये आपके पेले हैं। तो अभी बीते 28 दिसंबर को ब्राजील के जो दिग्गज फुटबॉलर पेले हैं, इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये रिकॉर्ड 3 बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। मतलब इन्होंने 3 बार विश्व कप जीता और उस टीम में थे इनको 2000 वर्ष में इनको फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी नामित किया गया था। इन्होंने टोटल आपके 1363 प्रदर्शनों में कुल 1281 गोल की। ये ओवरऑल है क्लब के द्वारा, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, नेशनल, तो और आपका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, ये सारे मतलब मिला के 1363 प्रदर्शन है और इनमें इन्होंने 1281 गोल किए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्राजील के रहने वाले। तो ब्राजील की हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं, ब्राजील के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्राजील जो आपका है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है ब्राजील, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा हैं। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन में ये चुनाव जीते थे, उसके बाद इनको बनाया गया है। अगर ब्राजील की बात करें तो गन्ना और चीनी के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान रखता है। अभी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो आपका चीनी का उत्पादन है 2020-21 में किसने दिया था, उसमें भारत भी ऑप्शन था और ब्राजील भी था। तो बहुत से बच्चों ने उसमें
आपका भारत टिक किया था, लेकिन उसका सही आंसर था ब्राज़ील। इसके अलावा कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है, और जो कॉफ़ी के जो आपके जो फल मतलब जो खेती होती है और उसके जो फर्म होती है उसको फेजेंडा, उसकी फलियों को मतलब पूरे को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी के जो बागान होते हैं ना उसको फेजेंडा कहते हैं। और अमेजन वर्षावन आपके इसमें ही पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वो अमेजन वर्षावन यहीं पाई जाती है आपके ब्राज़ील में। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, लंबी नदी नहीं है, बड़ी नदी। बड़ी नदी का मतलब यहाँ पर उसमें सबसे ज़्यादा पानी कंटेन होता है, सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा उसमें है, तो वह जो मुख्य जो उसका नदी है वो आपकी ब्राज़ील में है। और सबसे लंबी नदी बोलेंगे तो आपकी नील नदी है, और नील नदी कहाँ पर, आपकी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है ये किस देश में बनाया जाएगा, अभी घोषणा की गई है इसको बनाने के लिए, आपको बताना है कहां पर। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या स्कॉटलैंड। प्रश्न का सही आंसर है स्कॉटलैंड। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो अभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। स्थानीय परिषद के द्वारा हाल में ही इसको परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और यह क्यों स्थापित किया जाएगा, क्योंकि दो जो विश्व युद्ध हुए हैं इसमें अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। स्मारक पहल का नेतृत्व कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, जो स्कॉटलैंड के दक्षिण एशियाई समुदाय के इतिहास का जश्न मनाता है। तो स्कॉटलैंड आपका जो आपका यूके है, यूके का हिस्सा है। यूके मीन्स आपका यूनाइटेड किंगडम होता है, तो स्कॉटलैंड इसका हिस्सा है। और यूनाइटेड किंगडम कोई एक देश नहीं है, ये 4 देशों का एक ग्रुप है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है, इसकी राजधानी देखेंगे तो इसकी राजधानी लंदन हो जाएगी। पहला तो स्कॉटलैंड हो गया, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा आपका वेल्स है, चौथा आपका उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर के यूके का निर्माण करते हैं। देखिए इंग्लैंड की राजधानी भी आपकी लंदन है और यूके की राजधानी भी आपकी लंदन है। इन चारों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड का है, और उसके बाद आपका वेल्स आ जाता है, फिर आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये आपका स्कॉटलैंड आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है। तो आपको बताना है कि जो आपका जिसको शॉर्ट में फसाई बोल देते हैं ना लोग, तो FSSAI का आपको बताना CEO किसे बनाया गया है यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ऑप्शन है आपके अरविंद वालिया, जी कमला वर्धन राव या सुहेल एजाज या फिर शमशेर सिंह। प्रश्न का सही आंसर है जी कमला वर्धन राव, इनको अभी बनाया गया है। अरविंद वालिया को पता ही होना चाहिए, इंडियन आर्मी का आपको जो इंजीनियर इन चीफ बनाया गया अरविंद वालिया को। सुहेल एजाज को आपका एम्बेसडर बनाया गया है UAE में। तो ये आपकी जो पिक्चर में देख रहे हैं आपके जी कमला वर्धन राव हैं, इनको 29 दिसंबर 2022 को भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है FSSAI, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO बनाया गया है। और इससे पहले ये जो थे आपके वो भारतीय पर्यटन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक थे। और FSSAI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए स्थापना 2008 में हुई थी, लेकिन इसका एक्ट देखेंगे तो 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। तो 2008 में स्थापना हुई थी, लेकिन 2006 के एक्ट के तहत हुई थी। एक्ट कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मंत्रालय देखेंगे तो आपका जो फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अधीन ये काम करता है। वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष जो आपके राजेश भूषण है, देखिए ये चेयरमैन आपके राजेश भूषण है, और CEO जो बनाए गए हैं अभी जी कमला वर्धन राव को बनाया गया है। इसके अलावा इस जो आपका FSSAI है, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसको जोनल आपके ऑफिस बोला जाता है। ये 6 हैं भारत में, ये दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में है, कोचीन केरल में है और चेन्नई तमिलनाडु में है। ये 6 जगह आपके स्थित हैं। गुवाहाटी आपका असम में है। तो ये 6 जगह आपका इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो स्थित हैं FSSAI के। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है, अभी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
प्रश्न का सही आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला जो आपका चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया है, और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको शॉर्ट में DAYNRLM कहा जाता है, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्यों किया गया है, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए इस उद्देश्य से इस प्रज्वला चैलेंज को शुरू किया गया। मतलब इसमें आप अपने विचार रखिए कि हम ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मतलब अनुमोदन किए गए हैं आपके, इसमें अप्लाई करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन केंद्र, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब वहां से आपके सुझाव लिए जाते हैं, और इसमें जो टॉप 5 लोग जो जीतने वाले होंगे उनको 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं श्री शैलेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में इस प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया था। इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, क्या क्या आपकी टॉपिक हैं, रूपरेखा क्या है जिसपे आप विचार आप रख सकते हैं। महिलाओं और समुदायों के हाशिए पर पड़े वर्ग पर ध्यान दें, मतलब वहाँ पर जो ये जो महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जिनकी आय आजीविका बहुत कम है, स्थानीयकृत मॉडलम क्या क्या अपना सकते हैं, वहनीयता क्या रहेगी इसमें, लागत प्रभावी समाधान, और इसके अलावा बहु क्षेत्रीय विचार और समाधान। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिसपे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और इसकी वेबसाइट पे जाकर आप अब भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप चुने जाते हैं तो आपके लिए इसको अवार्ड भी मिलेगा 2 लाख रुपए का। टॉप 5 को इसमें चुना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ द एबव। प्रश्न का सही आंसर है सिल्वर यानी रजत मेडल इन्होंने जीता है। तो हाल ही में कोनेरू हम्पी जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है कोनेरू हम्पी हैं, और ये इन्होंने विश्व जो आपकी ब्लिट्ज चैंपियनशिप है इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल यानी आपका जो रजत पदक जीता है। कोनेरू हम्पी 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इन्होंने 17 पॉइंट में से 12.5 पॉइंट का स्कोर किया है, और ये स्वर्ण पदक से महज 0.5 अंक से चूक गई। मतलब इन्होंने अगर ये 0.5 और लेके आती, आपकी जो इसमें लेडीज जो वुमेन ग्रुप है इसमें जो बीबी सारा आपकी औसे बयावा हैं जो कहाँ की रहने वाली हैं, ये आपकी कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने 13 अंक, इनका जो पॉइंट है स्कोर है वो 13 है, और जबकि इनका स्कोर 12.5 है। अगर 0.5 और इनका मार्क्स होता तो उनको गोल्ड मेडल मिल जाता। और इसके अलावा पुरुष वर्ग में देखेंगे तो आपकी इस प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक है गोल्ड मेडल वो मैग्नस आपके कार्लसन ने जीता। ये आपको जो दिख रहे हैं इसमें ये बड़े वालों वाले ये आपके कार्लसन है, और ये जो लेडीज दिख रही हैं ये आपकी बीबी सारा जो औसे बयेवा हैं। उसके अलावा जो भारत की कोनेरू हम्पी है, ये जो साइड में दिख रही है कॉर्नर में, ये आपकी कोनेरू हम्पी है। तो ये आपकी जो चैंपियनशिप है, इसके जो आपकी कोनेरू हम्पी है इन्होंने 2019 में फाइट जो आपका वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने जीता था। उस समय एक ये जीता था फाइट वाला, और एक अभी जीता ब्लिट्ज वाला। तो इनके 2 मतलब मेडल ये जीत चुकी है इसमें। तो ये पहली भारतीय जिन्होंने 2 मेडल इसमें जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिल्लई कला जो उत्सव है आपका कहाँ मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑप्शन है आपके श्रीनगर, मदुरई, वाराणसी या मनाली। इसका सही आंसर है श्रीनगर। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चिल्लई कला जो उत्सव है वो मनाया गया है, ये शुरू हो गया है। और जो ये फेस्टिवल है वो 40 दिन तक चलता है, और 40 दिन में ये अभी कब तक शुरू होता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है और 29 जनवरी को ये खत्म होता है। और 40 दिनों की जो भयंकर ठंड पड़ती है, जो सर्दी पड़ती है, उसको चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। यानी कठोर सर्दी को दर्शाने के लिए इसको मनाया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के खेल और सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसमें मतलब कुछ बेबी आपकी चिल जो कला होती है, मतलब इसमें नाम दिया गया, बेबी कोल्ड नाम दिया गया है। शुरुआत की जो 20 दिन की होती है बहुत कड़क रहती है तो उसको अलग नाम दिया गया है। फिर उसके बाद 10 दिन, उसके बाद 10 दिन, ऐसे करके अलग अलग नाम दिए गए। टोटल 40 दिन का मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर पूरी बर्फ जम जाती है। टेम्परेचर नेगेटिव से नीचे चला जाता है, -1, -4, -6 ऐसे टेम्परेचर चला जाता है, और वहां पर भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसमें लोगों के बीच मतलब ये
जो आपके ये प्रोग्राम किए जाते हैं इसी को चिल्लई कला नाम दिया जाता है। चिल्लई कला मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम जो होता है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं तो इसकी राजधानी श्रीनगर है और इसको जो यूटी, वर्तमान में ये हमारा राज्य नहीं है, इसको यूटी घोषित किया गया है, यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। वर्तमान में इसके जो उपराज्यपाल हैं, इंग्लिश में जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, वो श्री मनोज सिन्हा जी हैं। और अगर हिस्ट्री में देखेंगे जाकर के जम्मू कश्मीर को तो उसमें चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, मतलब फोर्थ जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, आयोजित की गई थी। और इसके उस समय के अध्यक्ष थे इसमें वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसमें अश्वघोष थे। पहली बार थे कि किसी जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें उपाध्यक्ष पे नामित किए गए थे, उससे पहले सब में अध्यक्ष हुए थे। पहली कहाँ हुई थी आपको, पहली आपको बता दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आपकी कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च की है? तो ऑप्शन है आपके केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। प्रश्न का सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी इसको लॉन्च किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आपके ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरद सिंह ने दिसंबर 2022 में 22 राजकीय कॉलेजों में ई सुश्रुत आपका प्रबंधन जो अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है इसका उद्घाटन किया। आपको ये दिख रहा है ई सुश्रुत, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कंसल्टेशन किया जाएगा, उसके बाद बोर्ड दिया जाएगा, नर्सिंग सहायता, फार्मेसी मतलब दवाई से रिलेटेड, लेबोरेटरी उसमें टेस्ट वगैरह रहेंगे, कैजुअलिटी डेस्क, कोई भी घटना होती है, ये पूरा आपका दिखाया गया है। मतलब ये पूरा फ्लो चार्ट है, उसमें ये जो प्रबंधन इसमें किया जाएगा इसे राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका CDAC बोलते हैं, ठीक है, CDAC। तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है, आपको बताना है इसको उद्घाटन किसने किया है। और तो आपको बताना ऑप्शन है आपके अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला, मीने शाह या हरदीप सिंह पुरी। प्रश्न का सही आंसर है अमित शाह। पुरुषोत्तम रूपाला आपके पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। उसके अलावा जो आपके मीने शाह हैं ये आपके वर्तमान में NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरदीप सिंह पुरी भी आपके जो आपके सामाजिक और उसके मंत्री हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय जो कि मंत्री हैं आपके, दो मंत्रालय इनके पास हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। यह डेयरी प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा और इसकी क्षमता 14 लाख लीटर तक प्रतिदिन बढ़ाने की रहेगी। अभी वर्तमान में ये 10 लाख लीटर को प्रोसेस करेगा और फ्यूचर में इसको बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को देखते हैं तो इसके बोर्ड और सहकारिता मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक डेयरी की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मतलब अगले 3 सालों में ये आपके जो मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कहा है इन्होंने कि हम प्रत्येक पंचायत में एक आपकी डेयरी स्थापित करेंगे। अगर देखते हैं तो आपकी जो आपका NDDB है यानी नेशनल जो आपका डेयरी डेवलपमेंट आपका जो बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है आपकी किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में 2 अध्यक्ष हैं, मीने शाह हैं और इसका जो मुख्यालय आनंद गुजरात में है। देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय आपका आनंद गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अगला अध्यक्ष और CEO बनाया गया है? ऑप्शन है आपकी संतोष कुमार यादव, दिनेश कुमार शुक्ला, अनिल कुमार लोहाती या फिर डॉक्टर PC रथ। प्रश्न का सही आंसर है अनिल कुमार लोहाती। इनको अभी इसका रेलवे बोर्ड का नेक्स्ट ये आपका CEO और आपका अध्यक्ष बनाया गया है। फोटो में दिख रहे हैं ये अनिल कुमार लोहाती हैं। इनको रेलवे बोर्ड का वर्तमान में नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है इन्होंने 1 तारीख से। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनकी मंजूरी अभी दे दी है और श्री लोहाटी इससे पहले भी रेलवे बोर्ड के सदस्य
इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम कर चुके हैं और ये रेलवे में 36 सालों से ज़्यादा का इनका अनुभव है और इन्होंने बहुत सारे डिविजन्स में काम किया है। इसमें आपका मध्य, आपका उत्तरी, उत्तर मध्य, पश्चिमी, पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड के विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया है। अभी वर्तमान में जो सीईओ थे बीके त्रिपाठी, विनय कुमार जो आपके त्रिपाठी थे, इनका अभी 31 दिसंबर 2022 को कार्यकाल पूरा हो गया है और 1 जनवरी से अभी अनिल कुमार सिंह लोहाटी यह पद संभालने लगे हैं। तो ये थी आपके रेलवे बोर्ड के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति को संघ के कार्यों की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है दिया गया है? तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब जो भी आपकी सूचना होगी वो प्रेसिडेंट को देनी होगी, जरूरत पड़ेगी या बिना जरूरत के भी। तो आपको ये बताना है किस ये आर्टिकल में बताया गया है। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 72, आर्टिकल 61, आर्टिकल 77 या फिर आर्टिकल 78। प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 78। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों से आपका एक्सप्लेन करता है। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों के संबंधित मंत्रिपरिषद की सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए, मतलब जो भी आपकी मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं वो हमें राष्ट्रपति को बताने चाहिए, मतलब हमें का मतलब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को बताने चाहिए। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति किसी बारे में कोई जानकारी मांगता है, किसी भी प्रशासन या कानूनों के प्रस्ताव के संबंध में कोई जानकारी मांगता है, तो भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह जानकारी राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराएं। उसके अलावा यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता है कि तो किसी मामले में मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन उसे जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है उस पर भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं जिन पर आपको प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को जानकारी देना बताया गया है। ये आपका आर्टिकल 78 के अंतर्गत लिखा गया है। उसके अलावा जो आपके जो अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 61 है आपका, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो आपका 72 है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में व्याख्या करता है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान्यायवादी वर्तमान में आर वेंकट रमणी हैं उनके बारे में बताता है। और अनुच्छेद जो 77 है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ये आपका आर्टिकल 77 में बताया गया है। ये कुछ प्रश्न थे हमने जो कवर की, अभी हम देख लेते हैं जो लाइनर है आपके। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यानी NMMS का आपको इसका निर्माण किया है। तो इसके द्वारा अभी जो भी आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो जाएगी और इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा भारतीय क्रिकेटर्स जो आपके हैं सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना को अभी पुरुषों और महिलाओं के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यानी आपका जो मेल में है वो सूर्य कुमार यादव को, फीमेल में आपका स्मृति मंदाना को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में भी नॉमिनेशन किया गया है इनका। अभी इनको मतलब दिया नहीं गया, नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा भी देखेंगे तो जिम्बाब्वे के प्लेयर है सिकंदर रजा, पाकिस्तानी मूल के प्लेयर हैं। उसके अलावा इंग्लैंड के सैम कुर्रन IPL में सबसे ज़्यादा तेज आपकी जो बिकने वाले प्लेयर यही है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, इनको भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला जो आपका है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है आपके, इन्होंने अभी अपना नाता तोड़ दिया था जो इनका क्लब था आपका। उसके अलावा अभी इन्होंने सऊदी अरब के जो क्लब है आपका अल नस्र, इसके साथ मतलब आपका अलाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लिया है अभी। इसके अलावा IIT रुड़की और एम्स ने मिलकर के अभी गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ नामक एक ऐप विकसित किया है। और क्या होगा इसे ऐप से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जो डॉक्टर से पहुंच जिनकी आसान नहीं है उनके लिए वो इस पे जानकारी प्राप्त कर सकेंगी और इसे मतलब मिल सकेंगी लोगों से ऑनलाइन इस पे। तो ये बहुत अच्छा है, जो भी गर्भ से रिलेटेड जानकारी है इसमें सारी मिलेगी। आज की क्लास थी, आज की वीडियोज थे, क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। आपका स्नेह हमें मतलब ऐसे ही मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए प्रश्नों की सीरीज लेके आते रहेंगे। हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज का प्रश्न है आपका, वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी ये 2022 में ही किया गया है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सीरीज ऑन वायु द वाइटल लाइफ फोर्स कहाँ पर हेल्ड की गई थी। अगर आपने हमारी क्लास को कंटिन्यू अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में फ्रेम हो। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, नई ऊर्जा के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।